नमस्कार, मैं हूं रचना सिंह और आप देख रहे हैं हमारा फोन इन लाइव प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपकी सीधी बातचीत आपके विशेषज्ञ से करवा दें, यानी सवाल आप अपने विशेषज्ञ से खुद ही पूछ सकते हैं और उसके जवाब आप इसी कार्यक्रम में पा सकते हैं। तो आप कृपया हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 1800-3456-171। मैं नंबर एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456-171। ये नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार आपको नजर भी आ रहा होगा, तो वहां से देख करके भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। अब आते हैं विषय पर। विषय जो है वो आज का बहुत खास है, क्योंकि हम पखवाड़ा मना रहे हैं। दिन नहीं मना रहे हैं, पखवाड़ा मना रहे हैं। जी हाँ, हम राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा मना रहे हैं, जो कि 8 अप्रैल से लेकर के 22 अप्रैल तक मनाया जाता है। पोषण की आखिर क्या आवश्यकता है और क्यों पोषण ज़रूरी है, और किसी बच्चे के जन्म से जुड़े हुए उसके जो 1000 दिन हैं वो वाकई क्यों ज़रूरी हैं, किसी गर्भवती महिला के लिए पोषण क्यों ज़रूरी है, इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। तो जो आज का हमारा विषय है वो है पोषण और स्वास्थ्य, और इस विषय पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में जुड़ गए हैं एक बेहद ही खास मेहमान। तो हमारे साथ सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन जुड़ रहे हैं डॉक्टर संतोष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू रचना जी, और मैं आशा करता हूं कि इस माध्यम के माध्यम डीडी बिहार के माध्यम से दूर दराज तक बैठे हुए लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। और ये पखवाड़ा जो कि भारत सरकार ने चालू किया है और मनाया जा रहा है 8 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक मनाया जा रहा है, इसमें लोगों की जागरूकता फैलेगी और लोगों को बहुत सारे सवालों का जवाब इस माध्यम के मिलेगा। जी सर, सवालों से ही शुरू करेंगे। आखिर क्या उद्देश्य है इस पखवाड़ा को मनाने का, क्योंकि दिन भी मनाया जाता है और इसके साथ सप्ताह भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा मनाने का क्या उद्देश्य है? इसको हम ये कहें कि भारत सरकार ने दूर दराज के लोगों को, या एक तरह से क्या है कि अपने देश में जो न्यूट्रिशन की कमी के बारे में लोगों के बारे में अवेयरनेस नहीं है, उसके लिए 2018 से ये शुरू किया गया है भारत सरकार के द्वारा। हम इसकी 7वीं वर्षगांठ इस साल मना रहे हैं और ये 8 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक मनाया जा रहा है। और ये विशेषकर इस बार जो फोकस हर साल यही फोकस करता है कि बच्चे और खास करके उनके माता जो हैं उनका न्यूट्रिशन और उनका डेवलपमेंट जो सही हो, ताकि वो केवल माता एक बच्चे को ही नहीं देखती है, अपने फैमिली भी देखती है। और एक माता का रोल अब खास करके और बढ़ गया है कम्युनिटी लेवल से लेके देश के लेवल तक। तो एक बच्चा और उसकी माँ अगर ठीक रहेंगी तो हम आशा करते हैं कि हमारा देश भी हेल्दी होगा और खुशहाल होगा। जी जी सर, चूँकि हम ये पखवाड़ा मना रहे हैं और जैसा कि आपने चर्चा भी किया कि दूर दराज के क्षेत्र में जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं पोषण जिन तक पूरा नहीं पहुंच पा रहा है, और जिसमें कुपोषण की भी एक समस्या जो है भारत में बहुत गंभीर समस्या है। हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे में कुपोषण की समस्या को आप कैसे एड्रेस करते हैं और क्या बड़ा कारण मानते हैं कुपोषण के पीछे? कुपोषण आजकल ये कहेंगे कि अगर केवल कुपोषण होता है तो कुपोषण केवल दूर दराज के ग्रामीण इलाकों तक ही नहीं है, शहरी इलाकों में भी आ गया है। कुपोषण का मतलब होता है कि हमारा जो न्यूट्रिएंट होता है, हेल्दी चीज़, वो कमी होना। तो खास करके ग्रामीण इलाकों में तो इसके बारे में अवेयरनेस भी नहीं है। दूसरी बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि काम करते हैं, जैसे पॉवर्टी, गरीबी एक उसमें फैक्टर है। फूड का रेस्ट्रिक्टेड उपलब्धता भी एक है। दूसरी बात है हमारे यहाँ सीजनल जो फूड प्रोडक्ट है वो हर समय हर दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में अवेलेबल नहीं होते हैं, जिसके कारण और उससे बड़ा कि बच्चों को एक हैबिट डेवलप नहीं हो पाती है। बच्चों को क्या देना है, कब देना है, कैसे देना है, ये लोगों को आइडिया नहीं है, पता नहीं है, जिसके कारण बच्चे भी, खास करके माता उनकी और घर के सारे लोग भी कुपोषण के कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से शिकार पाए जाते हैं। सर, जैसा कि अभी आप चर्चा कर रहे थे और जिसमें खास करके आपने माँ की चर्चा की, जो गर्भवती महिला है उसकी आपने चर्चा की। एक गर्भवती महिला का पोषण किस तरीके का होना चाहिए, उनका खान पान किस तरीके का होना चाहिए, क्योंकि जब हम 1000 दिन जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो 1000 दिन भी हम कैसे काउंट करते हैं, ज़रा ये भी बताइएगा। और माँ का पोषण कैसा होना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें जो उन्हें कम से कम गर्भ धारण करने के दौरान तो ज़रूर खानी चाहिए? ये एक अच्छा सवाल आपने पूछा है, जो कि सवाल ये है कि 1000 डे जो कब से काउंट होता है। बेसिकली ये जो है 270 डेज जो बच्चा गर्भ में रहता है वो 270 दिन वो इंक्लूड करके, और बच्चे के सेकेंड जन्मदिन तक, दूसरे बर्थडे तक हम लोग काउंट करते हैं, जो कि टोटल 1000 डे होते हैं। और ये 1000 डे साइंटिफिक रूप से भी प्रूफन फैक्ट है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, बच्चे का मानसिक एंड शारीरिक दोनों तरह का विकास जो होता है ना,
फर्स्ट 2 ईयर्स में 90% हो जाता है और नेक्स्ट 5 ईयर तक 100% मानसिक विकास हो जाता है। तो शुरू के 2 साल जो है जन्म के बाद ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और साथ में बच्चा जब गर्भ में है तब भी उसका शारीरिक और मानसिक के लिए उतना न्यूट्रिशन होना चाहिए। तो एक माँ जो है गर्भ धारण करती है तो उसका एक अपना शरीर तो होता ही है, साथ साथ बच्चे के डेवलपमेंट के लिए भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। और एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट में हम बेसिकली 2 न्यूट्रिएंट होते हैं। एक मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं जिसकी क्वांटिटी हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे वसा की मात्रा होगी, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होगी, प्रोटीन की मात्रा होगी। और एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कि स्मॉल अमाउंट में ज़रूरत होती है लेकिन उनकी डेली ज़रूरत होती है क्योंकि हमारे बॉडी में स्टोरेज नहीं होते हैं। अच्छा। जिसमें मिनरल्स, विटामिन ये सब आते हैं। विटामिन में विटामिन ए, सी, डी, ई आपने सुना ही होगा। और मिनरल्स में जो होते हैं आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी की कमी जो होती है, आयोडीन की कमी, ये सब का सप्लीमेंट दिया जाता है जिससे कि बच्चे के ग्रोथ में दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हम बात करें सर तो कैसे खान पान में इसको इंक्लूड किया जा सकता है? जैसे क्या महिला जो है जिसने गर्भ धारण किया है क्या वो सप्लीमेंट्स के साथ जाएं या कि खान पान में ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम बदलाव करके उसको और बेहतर कर सकते हैं? आजकल ये भी अच्छा एक क्वेश्चन चला हुआ है कि सप्लीमेंट का क्या रोल है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं, बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो सप्लीमेंट की किसी भी सप्लीमेंट की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। खास करके जो है मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं उनकी जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आपका डाइट बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस मतलब कि जैसा मैंने अभी पहले कहा कि मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट में बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जो कि बॉडी के लिए बनाने की जरूरत होता है, फैट की मात्रा जरूरी होती है, शरीर के बहुत सारे हार्मोन्स के लिए जरूरी होते हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट में जैसे होते हैं मिनरल्स होते हैं, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, विटामिन डी। आयरन के लिए आप ग्रीन वेजिटेबल्स जो होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स या पालक जो होते हैं, ये सब जो है ड्राई फ्रूट्स में अंजीर, ये सब केले, ये सब जो आप बढ़ा के दे सकते हैं। अच्छा। और साथ में विटामिन डी के लिए धूप की तो हम लोग बोलते हैं कि हल्का एक्सपोजर होना चाहिए धूप के लिए। साथ में कैल्शियम के लिए आप दूध ले सकते हैं, दूध की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। और स्मॉल जो होते हैं विटामिन जो होते हैं, विटामिन ए, सी, ई, डी जो कि बच्चे के ग्रोथ के लिए भी प्लस हार्मोन और ये सब के लिए ज़रूरी होते हैं, उसके लिए आप साथ में ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सब की क्वांटिटी बढ़ा दें जिससे कि इनकी अमाउंट जो है आपको सही मात्रा में मिल सके। सर क्या ड्राई फ्रूट्स भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं, कुछ में फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, कुछ में मिनरल्स की मात्रा ज़्यादा होती है, कुछ में विटामिन, तो वो आपको पता होना चाहिए कि कब क्या लेना है। ऐसा नहीं कि सारे ड्राई फ्रूट्स एक साथ आप यूज कर सकते हैं। और ड्राई फ्रूट कॉस्टली भी है तो उसके अनुसार से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको यूज करें तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। एक और बात हम समझना चाहते हैं सर, चूँकि हम पोषण की बात कर रहे हैं तो चूँकि इस दौरान गर्भवती महिला और जो छोटे बच्चे हैं, जो शिशु हैं, उनके पोषण की चर्चा होती है, लेकिन एक छोटा सा सवाल ये भी है कि किसी एक साधारण इंसान का संतुलित आहार किस तरीके का होना चाहिए? हम किसे कहेंगे कि वो संतुलित आहार है? ये जो चीज़ें आपने कही वो सारी अगर वो इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाते हैं मान लीजिए, तो वो क्या कर सकते हैं इसके अलावा? क्योंकि पैकेज फूड बहुत सारे घूम रहे हैं। हाँ, इस वजह से भी मेरा सवाल बेसिकली यही है। संतुलित आहार के बारे में हम लोग सुनते बहुत हैं लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं है कि है क्या। लेकिन बेसिकली होते हैं जैसे हम लोग डाइट्स लेते हैं, डाइट्स में मैंने अभी भी बोला मैक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट, साथ में वेजिटेबल और फ्रूट्स की मात्रा जो होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो बैलेंस में प्रोटीन भी ज़रूरी है क्योंकि शरीर के ग्रोथ के लिए प्रोटीन की ज़रूरत है। कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी देता है काम करने के लिए, और फैट की ज़रूरत है, बहुत सारे हार्मोन या जो बनते हैं वो फैट के लिए ज़रूरी होती है। साथ में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जैसे एंजाइम और हमारा बॉडी जो एक्टिव रहता है एंटीऑक्सीडेंट की तरह, तो उसके लिए आपको मिनरल्स और विटामिन ये सब का प्रॉपर अमाउंट होना चाहिए, ना कि किसी की एक्सेस होना चाहिए ना अमाउंट, लेकिन हमारे डेली रिक्वायरमेंट के लिए जो काम है वो अमाउंट होना चाहिए। क्या और कुछ कैलकुलेशन होता है उसके लिए, अगर डीपली जाए तो अलग से एक और डिस्कशन करना होगा, लेकिन जनरली रहता है कि 40 to 50% जो होता है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होनी चाहिए, 20 to 30% प्रोटीन की मात्रा और लेस देन 10% जो है फैट की मात्रा होनी चाहिए। ये मैक्रो न्यूट्रिएंट। और स्मॉल इसके साथ एटलीस्ट 5 टाइम सर्विंग जो होना चाहिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का होना चाहिए। साथ में एक गिलास दूध, दही जो है आपके गट के बैक्टीरिया के लिए वो ज़रूरी है, तो वो आप यूज करें। ठीक है सर, एक और सवाल है मेरा, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो वेजिटेरियन हैं,
तो जो वेजिटेरियन हैं उनके साथ एक कॉन्फ्लिक्ट हमेशा नॉन वेजिटेरियंस का चलता है कि उन्हें तो प्रोटीन ज़्यादा मिल रहा है या उनके पास प्रोटीन लेने के और भी तरीके हैं, और जो वेजिटेरियंस हैं उनके पास वो तरीके कम हो जाते हैं या रिस्ट्रिक्टेड हैं। उसे आप कैसे एड्रेस करते हैं, जो खासकर जो वेजिटेरियंस हैं? हाँ, तो ऐसा नहीं है कि केवल नॉन वेजिटेरियन के पास भी मैंने प्रोटीन के ऑप्शन है। जनरली हम लोग देखते हैं कि दो टाइप के प्रोटीन भी होते हैं, प्लांट प्रोटीन एंड एनिमल प्रोटीन। प्लांट प्रोटीन में आप जो भी डाइट में अलग है, एनिमल प्रोटीन में मिल्क वाले प्रोटीन जो है अवेलेबल है, वो भी प्रोटीन की मात्रा सभी है। साथ में प्लांट में सोयाबीन है, राजमा है, अदर जो वेजिटेबल्स है उससे भी आप लेके उसको सप्लीमेंट को पूरा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एनिमल्स में ही ज़्यादा होता है। क्योंकि ये एक द्वंद्व हमेशा चलता है सर, लेकिन और आई एम श्योर आपसे भी कई सारे लोग जो आते होंगे आपके पास पेशेंट्स, वो ज़रूर पूछते होंगे। एक और सवाल है सर जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये ओवर न्यूट्रिशन का एक जो कॉन्सेप्ट है उसे आप कैसे देखते हैं? कुपोषण और ओवर न्यूट्रिशन ये क्या चीज़ें हैं दोनों? हमारा देश एक ऐसा कंट्री है जहाँ दोनों तरह के लोग मौजूद हैं। कुपोषण के भी लोग अवेलेबल हैं और ओवर न्यूट्रिशन के भी लोग अवेलेबल हैं। एक तरफ जहाँ शहरी क्षेत्रों में जो लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है, लोगों के पास पैसे हैं लेकिन टाइम नहीं है, और इस तरह के पैकेट बंद सामान अवेलेबल हैं कि लोग काम भी कम करना चाहते हैं। तो उसमें जो हमारे पास सप्लीमेंट फूड मिल रहे हैं उसमें कैलोरी की मात्रा ज़्यादा है लेकिन न्यूट्रिशन जो कम है, जिसके कारण वो अगर आप यूज करते हैं हो सकता है कि बॉडी आपका बहुत वेट ज़्यादा हो लेकिन न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी हो सकती है। तो इसमें ओवर न्यूट्रिशन होता है, और ओवर न्यूट्रिशन से लंबे समय तक बहुत सारी बीमारियां होने चाहिए। डायबिटीज़ का खतरा रहेगा, हार्ट की बीमारी का खतरा रहेगा, प्लस कैंसर का भी रिस्क बढ़ जाता है। कुपोषण इसके जस्ट अपोजिट, कुपोषण जिसमें आपको न्यूट्रिशन की टोटल मैक्रो एंड माइक्रो दोनों न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, लॉन्ग टर्म में आपको ग्रोथ अफेक्टेड होता है, मानसिक प्लस शारीरिक दोनों टाइप के ग्रोथ अफेक्टेड होंगे। तो जिसके कारण कि आदमी नॉर्मल जो काम करना है वो भी नहीं कर पाएगा, और साथ में बीमारियों का चांसेस बढ़ जाता है। तो हमारे यहाँ दोनों तरफ के लोग अवेलेबल हैं, और जैसे जैसे ये शहरी लाइफ स्टाइल बढ़ रहा है तो ओवर न्यूट्रिशन बढ़ रहा है, लेकिन उनमें भी न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी हो रही है। जी सर, चूँकि अभी आप इन जो बीमारियों का जिक्र कर रहे थे उसमें हम ये भी समझना चाहते हैं कि क्या पोषण की लंबे समय तक अगर कमी रह जाती है तो क्या हमारी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है? हाँ, ये तो आपने अच्छा सवाल पूछा है, लेकिन इससे सारे लोग जानते हैं कि इम्यूनिटी एक दिन में बनती नहीं है। सर, हम इस सवाल पर ज़रूर आएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर एक कॉलर जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, कृपया आप अपना सवाल पूछिए। हाँ मैडम, मैं डॉक्टर से पूछना चाह रहा था कि मैं अंडरवेट हूँ और ये विटामिन डी कम्प्लेक्स की कमी रहता है, जैसा कि डॉक्टर साहब बोल रहे थे, और D3 का, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? विटामिन D3 की कमी रहती है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? विटामिन डी के जनरली नेचुरल एक तो नेचुरल सोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल है, और आजकल मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं सर कि वो अंडरवेट भी हैं। अंडरवेट हैं, हो सकता है कि न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी हो। तो विटामिन डी के लिए सबसे जो आजकल नेचुरल जो ऑलरेडी पहले से हम लोग यूज करते हैं कि सन की रोशनी में मॉर्निंग में सनराइज से कम 20 मिनट का एक्सपोजर जरूर लें। अगर उसके बाद भी कमी रहती है, उसके लक्षण मिलते हैं, तो आप विटामिन डी का एक लेवल करवा लें और विटामिन डी का सप्लीमेंट आप ले सकते हैं। बट ये सब जो होता है डॉक्टर के परामर्श से जरूर लें। जी, ओवर द काउंटर जाके खुद से सलाह नहीं लें, क्योंकि कोई चीज़ जैसे विटामिन डी के कुछ अगर फायदे भी हैं तो उसके अगर एक्सेस लेने से नुकसान भी हो सकता है। जी, ये आपने बहुत ज़रूरी बात बताई सर। मुझे लगता है कि ओवर द काउंटर यानी बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के आप जब अपने केमिस्ट के पास जाते हैं और उनसे जब आप दवाई ले लेते हैं, तो ये भी एक ख़राब तरीका है। सही तरीका ये है कि आप अपने पास में जो भी डॉक्टर होंगे नियर बाय, आप उनसे परामर्श ले लें और उसके बाद आपको जो वो सप्लीमेंट कहते हैं आप वो लें। सर, हम अपने सवाल पर वापस चलते हैं। इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होने का जो एक सवाल आज के समय में उठ रहा है, उस पर हम जानना चाहेंगे। इम्यूनिटी के बारे में पहले भी कह चुका हूँ, और आप लोग भी जानते हो कि इम्यूनिटी एक दिन में डेवलप होने वाली चीज़ नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप न्यूट्रिशन पर ध्यान रखें, अपना फिजिकल एक्टिविटी रखें, साथ में आजकल स्लीप जो डिस्टर्बेंस हो रहा है उसके चलते भी इम्यूनिटी प्रॉब्लम हो रही है, तो लंबे समय के लिए इस सब बातों का ख्याल रखते हैं। नहीं तो इम्यूनिटी आपकी कम होगी तो बहुत सारे चांसेस जो होते हैं इन्फेक्शन के चांसेस, प्लस आपका डेली रूटीन आप ठीक से कोई काम कर नहीं पाएंगे, तो आपका इफेक्टिवनेस जो है वो कम हो जाएगा। सेकेंड नंबर की मैं बोला कि बीमारियों के चांस बढ़ जाते हैं, और बीमारियों से ग्रसित रहेंगे तो ऑलरेडी आपका शरीर जो है ठीक से काम नहीं कर पाएगा, कोई चीज़ अच्छा से नहीं हो पाएगा।
सर जैसा कि अभी आप चर्चा कर रहे थे, हमारे कॉलर ने भी जो हमसे सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि डेफिशिएंसी है और कई सारे लोग कहते हैं कि हम अंडरवेट हैं और डेफिशिएंसी है। हालांकि कोई समस्या नहीं है, अगर उस तरीके से देखा जाए तो मतलब वो काम करने में सक्षम है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंडरवेट हैं। उनके लिए भी ज़रा कुछ बताइए कि वो क्या कर सकते हैं। और उसके अलावा एक और चीज़ कि जब डेफिशिएंसी बढ़ने लगती है तो उस दौरान क्या मल्टीविटामिन्स और सप्लीमेंट्स लेना सही तरीका है? डिफिशिएंसी अलग हो सकती है, साथ में एक होता है अंडरवेट होता है कि अंडरवेट कोई भी ये रिलेटिव टर्म है, हाइट के अनुसार अगर वेट कम है, और सेकंड होता है कि हाइट के अनुसार वेट ज़्यादा है, ये दोनों BMI जिसे कहते हैं। तो हाइट के अनुसार अगर वेट कम है तो आप डॉक्टर से परामर्श लें, उससे इवेलुएट करवाएं और जिस चीज़ की कमी हो वो चीज़ आप पूरा लें और खुद से ड्रग्स या कोई भी सप्लीमेंट या किसी के माध्यम से सलाह लेकर ऐसा कोई दवा नहीं लें जिसके हो सकता है कि उसके साइड इफेक्ट नज़र आने लगे। सेकंड होता है जेनेटिक भी होता है, बहुत सारे लोगों में जेनेटिक भी चीज़ें रहती हैं कि वो उसके अनुसार ही वो नॉर्मल है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन उसको लगता है कि फील होता है कि हम अंडरवेट हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर संतोष कुमार से, जो कि सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन हैं, और यहाँ हम कार्यक्रम में रुक रहे हैं। DD बिहार की एक खास प्रस्तुति देखिए आप राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा पर। सर हम चर्चा में वापस आते हैं और हम ये जानना चाहते हैं अब आपसे कि फ़ास्ट फूड और जंक फूड से जो होने वाले नुकसान हैं उसे आप कैसे देखते हैं? और चूँकि हम आजकल खाना तो बहुत खा रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि वो जंक के नाम पर खा रहे हैं या फ़ास्ट फूड है, तो उसे आप कैसे एड्रेस करते हैं? हाँ, ये भी आपने अच्छा सवाल पूछा और मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जैसे लाइफ स्टाइल आजकल शहरी लाइफ स्टाइल और हमारी दिन पर दिन की गांव में भी लाइफ स्टाइल ऐसे चेंज हो रहे हैं और मार्केट में ऐसे फूड प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो कि डेली रेडी टू प्रिपेयर्ड हैं या डेली रेडी टू ईट हैं। तो उस वैसे फूड आइटम्स में बेसिकली हम जो है कैलोरी की मात्रा ज़्यादा होती है, कैलोरी ज़्यादा होता है, न्यूट्रिशनल जो होता है, स्मॉल न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो कम होते हैं, मिनरल्स कम होते हैं, विटामिन्स कम होते हैं, जिससे हमें कैलोरी तो मिल जाती है वो डाइट लेने से, लेकिन जो स्मॉल न्यूट्रिशन है, विटामिन्स, कैलोरी, उसकी कमी हो जाती है, जिससे हमारा बॉडी तो काफ़ी फैटी हो जाता है, लेकिन न्यूट्रिशनल जो होता है वो सकता है कि वो सब छोटे स्मॉल विटामिन की डिफिशिएंसी हो, मिनरल डिफिशिएंसी हो, तो उसके कारण स्वस्थ हम नहीं रहते हैं। और लॉन्ग टर्म में जैसे जैसे हाई कैलोरी डाइट हम लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियों के इंसिडेंस भी बढ़ते हैं और ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह करते हैं। हाँ, आप लीजिए, मैं आज के लाइफ स्टाइल में मना तो नहीं कर सकते हैं कि बच्चों की चॉइस हो गई है, लेकिन इसको कंट्रोल करना जरूरी है और एक पेरेंट्स ही अपने बच्चों के लिए कंट्रोल कर सकते हैं और उसको थोड़ा हेल्दियर वे में दे सकते हैं। हेल्दियर वे में दे सकते हैं, साथ में उसको ऑप्शन भी दे सकते हैं। ठीक है, तो वैसा कंट्रोल करके, लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि उसका सब्स्टिट्यूट क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। सर, हम एक और समस्या जो अभी आप कह रहे हैं उसी से जुड़ी एक बात है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अंतर देखा जाता है। शुरुआत में भी हमने इसका जिक्र किया है, तो कैसे आप देख रहे हैं, क्या डिफरेंस आप पाते हैं जब आपके पास पेशेंट्स आते हैं और दूर दराज से आते हैं? तो शहरी क्षेत्र के लोग और ग्रामीण क्षेत्र के लोग, ये दोनों क्या अलग अलग समस्याएं लेकर आते हैं या कॉमन ही है इनकी समस्याएं? नहीं, कुछ बातें तो अंतर होती ही हैं। जैसे शहरी क्षेत्रों में बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, लोगों का लाइफ स्टाइल अलग है, प्लस फास्ट लाइफ ज़्यादा है, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल ज़्यादा है। गाँव में इसके उल्टे लोगों के पास एक्टिविटी है बट बहुत सारे चीज़ अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल। प्लस लोकल सामान जो है वो जो सीजनल वाइज अवेलेबल है, हर एक चीज़ की अवेलेबिलिटी हर टाइम नहीं है। प्लस मेडिकल सिस्टम भी उतना भी नहीं हो पाया, तो कुछ चीज़ें डिफिशिएंसी होती हैं। जैसे न्यूट्रिशन के वैल्यू गाँव में भी है, शहर में ओवर न्यूट्रिशन के साथ न्यूट्रिशनल वैल्यू कम है। गांव में बहुत सारी बीमारियां कॉमन है, हो सकते हैं उसके कारण गरीबी हो, पॉवर्टी के कारण भी है, प्लस न्यूट्रिशन ठीक से डाइट नहीं ले पाना, लोगों में अवेयरनेस नहीं होना। शहर में जस्ट इसके उल्टे है, ओबिसिटी ज़्यादा कॉमन है, लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज बहुत सारे कॉमन है, तो दोनों में फ़र्क पड़ता है। सर, अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आप कैसे उन्हें जागरूक करते हैं या जागरूक करने का और क्या तरीका है? क्योंकि सरकार अपनी तरफ से तो दिन मना रही है, सप्ताह मना रही है, पखवाड़ा मना रही है, लेकिन आप एज ए डॉक्टर, चूँकि आपको भी पता है कि लोग आपको बहुत सीरियसली लेते हैं और
लोग डॉक्टर्स को सबसे ज़्यादा सीरियसली लेते हैं और उनको लगता है कि उनको अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर हल उन्हें बता सकते हैं। आप कैसे कंसल्ट करते हैं उनसे इस विषय पर, खास करके पोषण के विषय पर? हाँ, आपने सही बोला कि डॉक्टर की बात लोग मानेंगे, लेकिन डॉक्टर आजकल हो गया है कि लोग ही ऑप्शन देते हैं डॉक्टर को, ये करें ये करें। हाँ। लेकिन हम लोग के पास टाइम की भी कमी होती है, सेकेंड नंबर की लोगों की अवेयरनेस उतनी नहीं होती है, तो हम लोग बीमारी रिलेटेड हो सकता है जितना बताने की कोशिश करें, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हर एक लोगों को हर एक चीज़ के बारे में आइडिया रह जाए। लेकिन जितनी उनकी जो बीमारी से रिलेटेड आते हैं उस बीमारी से रिलेटेड उनको आइडिया डाइट के बारे में ज़रूर देते हैं। लाइफ स्टाइल के बारे में तो सबको आइडिया देते हैं कि एटलीस्ट आप 45 मिनट का वॉक डेली कीजिए, और जो न्यूट्रिशनल वाले सामान है जैसे कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और मिल्क, ये ज़रूर लें, अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। एक और बड़ा सवाल है सर, मैं कहूँगी कि सबसे बड़ा सवाल है लगता है आज का, क्योंकि कई सारी महिलाएं जो हैं घर में वो बहुत परेशान हैं कि उनके बच्चे खाना नहीं खाते हैं, और खाने में ख़ास करके जब वो हरी चीज़ें देखते हैं तो और नहीं खाना चाहते हैं। तो उन्हें हरी चीज़ें और हरी सब्जियां, ये सारी चीज़ें खाने की आदत कैसे डालें, इस विषय पर हम आएंगे। लेकिन अभी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर एक कॉलर जुड़ रहे हैं। हेलो। हेलो मैम, नमस्कार। जी नमस्कार, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। मैम, मेरा नाम राकेश है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पोषण अभियान के तहत गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीमें मैम चलाई जा रही है अभी? जी, इसके विषय में जानकारी चाहिए थी। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी जी, आप अपना B12 की कमी बता रहे हैं सर। B12 की कमी आपको खुद से सिम्टम के आधार पे लग रही है या इसका टेस्ट करवाया है? मैं ये तो अगर लग रहा है सिम्टम, जैसे कुछ सिम्टम है, लक्षण होते हैं, जैसे थकावट होना, सुनापन होना, शरीर के किसी पार्ट में सुनापन होना या थकावट लगना या स्किन का बहुत सारी कुछ है, तो अगर लग रहा है तो उसका एक लेवल होता है, टेस्ट होता है, और नज़दीक के डॉक्टर से आप अगर लेवल कम है तो डॉक्टर से सलाह लेकर उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, और ये इसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अच्छा जी, अब वापस आते हैं सर अपने उस खास सवाल पे, जिस सवाल के लिए सारी महिलाएं जो अभी हमारे टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठकर ये देख भी रही होंगी और बच्चों को भी दिखा रही होंगी, तो ज़रूर आप एक छोटा सा मैसेज दीजिए। लेकिन अभी हम आपको फिर रोकना चाहेंगे सर, एक और कॉलर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। हेलो। हेलो मैम, नमस्कार, राकेश बोल रहा हूँ। जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। मैम, मेरा सवाल है कि पोषण अभियान के तहत गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीमें मैम चलाई जा रही हैं? स्कीम्स जानना चाह रहे हैं सर। पोषण के लिए जैसे अभी आपने बीच में एडवर्टाइजमेंट 2 मिनट का जो क्लिप चलाया था, उसमें भी बहुत सारे प्रोग्राम दिए थे, और खास करके पोषण के लिए हर एक वर्ग के लिए गवर्नमेंट प्रोग्राम चला रही है। बच्चे से लेके बाल्यावस्था से लेके शैशवावस्था, प्लस गर्ल्स के लिए अलग प्रोग्राम है, मातृत्व के लिए अलग प्रोग्राम है, प्लस उसके बाद भी ओल्ड एज के लिए, तो सारे प्रोग्राम अवेलेबल है, और सारा जो है गाँव में इसके लिए प्रचार भी किया जा रहा है, प्रेस के माध्यम से, मीडिया और आपके माध्यम से, सबसे बड़ा आपका दूरदर्शन के माध्यम से भी लोगों को जानकारी मिल रही है इसके बारे में। और अगर जानकारी किस लेनी है, उसके बारे में कैसे फ़ायदा हो सकता है, तो नज़दीक के जो भी सामुदायिक भवन, और सबसे बड़ी बात कि आंगनवाड़ी वर्कर जो अवेलेबल है, उनको ये जिम्मा दिया गया है कि हर एक घर तक वो पहुँचे। हो सकता है कि लेडीज़, गाँव की लेडीज़ बाहर नहीं निकल पाती हैं, लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर का जिम्मा है। और ख़ास करके ये जो पोषण जो पखवाड़ा हम लोग मना रहे हैं, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक ऐप्स भी डाउनलोड किया है, जारी किया है, पोषण ऐप्स करके है। उसमें आंगनवाड़ी को, उस लेडीज को प्लस बच्चे को रजिस्टर करना है उस पर, और उसका डेली इवैल्यूएशन, जो मंथली इवैल्यूएशन हो, प्लस उसका इवैल्यूएशन न्यूट्रिशनल, वो सारा उसको फीड आएगा, और उससे उसको जानकारी भी मिलेगी। तो गवर्नमेंट का ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और अगर इसका फ़ायदा अगर जन जन तक पहुँच जाए तो हम आशा करते हैं कि कुछ दिनों बाद हम कुपोषण से मुक्ति पा सकेंगे। और सरकार की जो वेबसाइट है, आप उस पर भी विजिट कर सकते हैं जाकर। जी सर, हम उस सवाल पर वापस जाना चाहते हैं। ये सवाल आपके का नहीं है, हर एक घर का है, और मैं भी अपने बच्चे से ये कर चाहता हूँ। इसके लिए केवल एक बच्चे के लिए सबसे पहले रोल मॉडल अपने पेरेंट्स होते हैं, उसके बाद उसके टीचर हैं या जो भी उसके बाद, और साथ में जो भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उसके फलक। तो मैं अगर बच्चे को आदत डालनी है ग्रीन वेजिटेबल तो नहीं कहेंगे, मैं हेल्दियर फूड की बात करूँगा। सर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर एक कॉलर और जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो जी, कृपया आप अपने टेलीविजन का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दीजिए ताकि हमारे विशेषज्ञ आपके सवाल को बेहतर तरीके से सुन पाएं।
हम माफ़ी चाहेंगे, हम आपकी आवाज़ सुन नहीं पा रहे हैं। आवाज़ नहीं मिल रही है सर, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं जैसा बोला कि ये एक हर एक घर की प्रॉब्लम है और आज के लाइफ स्टाइल जैसे बढ़ रही है, प्लस इन्फ्लुएंसर मीडिया के माध्यम से लोगों में जो बच्चों में खास करके इन्फ्लुएंसर्स होती है कि ये खाएंगे, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि बच्चों के लिए रोल मॉडल उसके पेरेंट्स होते हैं और सबसे पहले पेरेंट्स को अपना रूटीन चेंज करना होगा और साथ में घर में न्यूट्रिशन, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये आप मना करें, उसके पास ऑप्शन रखें, 2 या 3 ऑप्शन रखेगा और उसके अनुसार चॉइस के अनुसार ऑप्शन, लेकिन डाइट हेल्दी होनी चाहिए, टाइम से होनी चाहिए और न्यूट्रिशन वैल्यू उसको पता होनी चाहिए। तो उसके लिए बच्चे को एजुकेट कर सकते हैं, उसके बच्चे को एजुकेट कर सकते हैं, ऑप्शन दे सकते हैं, साथ में आपको भी वही फॉलो करना है कि बच्चे आपके, ये तो आपके घर के लेवल की होगी, साथ में स्कूल में भी ये प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे CBSE बोर्ड ने भी स्कूल में ये एडवाइजरी जारी किया है कि कैंटीन में जो है ना वो हेल्दियर फूड अवेलेबल रहे, खास करके जो रेडीमेड फूड वो अवेलेबल नहीं हो। उसके बाद कम्युनिटी लेवल पे भी प्रमोट कर सकते हैं कि कम्युनिटी में और मीडिया के माध्यम से भी बच्चों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और साथ में जो बच्चे आजकल जो हमारे नेशनल लेवल के इन्फ्लुएंसर हैं उनको भी चाहिए कि वो एक अच्छा माने बच्चे के सामने या फैमिली के सामने एक अच्छा प्रस्तुत करें। उसके लिए हम लोग रोल मॉडल प्ले भी कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर से मिला भी सकते हैं। जी सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इस विषय पर आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर संतोष कुमार से, जो सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन हैं, जो हमें राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा इस विषय पर तमाम जानकारी दे रहे थे। और कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए DD बिहार। नमस्कार।